हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। ये जो आपका चैनल है जॉनटेक डिजिटल, ये आपको टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है और इसी सिलसिले में जो नॉन टेक का जो पोर्शन होगा आपका, उसमें जो साइंस का पोर्शन होगा उसे मैं कंप्लीट करूँगा। मैं विविध तिवारी साइंस के अंतर्गत जो भी कुछ आएगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे उन्हें किस तरह से करना है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आजकल, क्योंकि जो पैटर्न है साइंस का वो काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है, अपडेट हो चुका है। तो पहले के जो रटे रटाए क्वेश्चंस थे उनसे हम थोड़ा हट के मतलब उनको भी कवर करेंगे और उनसे ज़्यादा अच्छा और टॉपिक मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर मेरे क्लास के दौरान जो भी कुछ चीज़ें आपको समझने में दिक्कत आती हैं, तो मेरा जो भी वीडियो होगा उसके नीचे आप कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स करने के बाद जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं 100% आपको वो दूंगा। इससे कि आपके सीखने में, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस होगी उसमें और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से आपकी साइंस की क्लास। फर्स्ट जो मेरा चैप्टर हो गया, फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा आपकी साइंस में, वो बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस। तो हम पहले साइंस की इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, साइंस के बारे में आपको हम बताते हैं। फिर साइंस के बाद जो बायोलॉजी होगी उसके बारे में कुछ बताते हैं और फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा आपका साइंस का, जो बायोलॉजी का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपकी पढ़ाना आपको। तो स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस का आपका जो लेक्चर है। जी, तो स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस से स्टार्ट करते हैं आपको। तो जो साइंस है आपकी, साइंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान। तो पहले हम बात करते हैं आपके हिंदी का जो वर्ड लिखा हुआ है, विज्ञान जो लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। ये जो वर्ड है, जो विज्ञान शब्द जो है, हम इसकी बात कर रहे हैं, विज्ञान शब्द की बात कर रहे हैं। विज्ञान शब्द में आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है वी, सेकंड है ज्ञान। वी का मतलब होता है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब होता है डीप, या फिर आप बात कर सकते हो विस्तृत। प्लस जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इसका मतलब होता है जानना, जानकारी। तो किसी भी सेक्टर की या किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी जो होती है वो आपकी विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच ऑफ लर्निंग इन विच वी स्टडी अबाउट द डीप नॉलेज ऑफ एनी सेक्टर। अगर हम किसी भी सेक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो आपकी कहलाती है विज्ञान, विस्तृत जानकारी। मैं अभी हिंदी के वर्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। हिंदी में जो विज्ञान है, उस विज्ञान शब्द का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। विज्ञान शब्द है क्या? तो विज्ञान जो है विस्तृत जानकारी किसी भी सेक्टर की। अगर हम बात करते हैं, आपकी सोसाइटी की बात कर लेते हैं, आपके सोशल कल्चर की बात कर लेते हैं, हमारी सोसाइटी में होने वाले हर एक तरह की घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारतवर्ष की बात करते हैं, तो इसका जो हिस्ट्री, इसका जो इतिहास है, काफ़ी पुराना है। और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के जो राजा थे, उन्होंने शासन किया। उनकी शासन की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था, जो प्रोसेस था, वो काफ़ी अलग अलग होता रहा। तो किस समय काल में कितने प्रकार की या किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं थी, अगर उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये आपकी कहलाती है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पॉलिटिकल्स के बारे में, आपको राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, या आप नॉलेज ले रहे हो पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये आपकी कहलाती है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको नॉलेज है या आप नॉलेज लेना चाहते हैं इस पृथ्वी के बारे में, इस अर्थ के बारे में, कि अर्थ कब बनी, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी, कैसे अर्थ बनी, अर्थ के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कितने प्रकार की चट्टानें हैं,
कितने प्रकार की लेयर्स हैं, करोड़ कहाँ हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट्स पृथ्वी पे पाए जाते हैं, पृथ्वी का रोटेशन पीरियड क्या है। तो इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको पढ़नी होती है जियोलॉजी, भूविज्ञान। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आप जानते हो कि वो किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जीवन के लिए आखिरकार उन्हें किस किस प्रकार के फिजिकल एस्पेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सभी, और हमारी जो बॉडी है आखिरकार वो बनी किस तरह से, हमारी बॉडी में किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती रहती हैं, किस किस प्रकार की रिएक्शन होती रहती हैं, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है, विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको पढ़नी होती है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आपको एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तत्वों को जानना है, कंपाउंड्स को जानना है, यौगिकों को जानना है, मिश्रण को जानना है, कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा तत्व ज़्यादा है, कौन सा कम है, पीरियोडिक टेबल को जानना चाहते हो आप, आवर्त सारणी को जानना चाहते हो, केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको पता लगाना है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, भौलक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पढ़नी होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़नी होती है। इसके अलावा हमारे नेचर में किसी भी प्रकार की कोई इंसिडेंट हो रहा हो, कोई प्रिंसिपल बन रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई भी फैक्ट बन रहा हो, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको मेरी साउंड सुनाई दे रही होगी, तो साउंड मतलब साउंड वेव हो गई है, आपको मेरी जो आवाज़ सुनाई दे रही है तो आखिरकार उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड कितने प्रकार की होती है, फ्रीक्वेंसी की व्याप्ति कितने प्रकार की होती है, स्पीड के आधार पर कितने प्रकार की होती है, साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ऑप्टिक्स है, प्रकाश है, वो प्रकाश हमें मिल कहाँ से रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, TIR क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण अंतिपरावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो ड्यूअल नेचर कहलाता है, इसके बारे में आपको जानना है, तो ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको पढ़नी होती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ना होता है। सूर्य का चमकना, इसके अलावा सुबह और शाम को सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, रात के समय काला दिखाई देना, आंखों से किसी वस्तु को देख लेना, प्रकाश से संबंधित फोर्स लगता है किसी वस्तु पे, कार्य करते हो आप, मशीन काम करती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ती है, किसी भी प्रकार की फिजिकल जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं, इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको पढ़नी होती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़नी होती है। तो हमने बात की अभी विज्ञान की, वी मतलब होता है विस्तृत, नॉलेज मतलब होती है जानकारी, तो विज्ञान का मतलब होता है विस्तृत जानकारी। विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द जो है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से। याद रखना मैं हिंदी के इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं विज्ञान शब्द को बताया है, मैंने विज्ञान शब्द का मतलब बताया कि जो विज्ञान है वो किस लैंग्वेज से ली गई है। तो विज्ञान जो कि हिंदी का शब्द है, और हिंदी का ये शब्द जो लिया गया है वो संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं जो साइंस है, ये साइंस जो है ये कहाँ से ली गई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अगर मैं साइंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, साइंस जो है ये ली गई है बेसिकली ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। साइंस जो है वो बेसिकली ली गई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। और ग्रीक लैंग्वेज जो मैंने यहाँ पे ग्रीक शब्द लिखा है, इस ग्रीक शब्द से ली गई है। और ग्रीक शब्द का एक, ग्रीक भाषा का एक शब्द है सैंटिया, और सैंटे का मतलब होता है टू नो, टू नो मतलब जानना। बात वही है, जो विज्ञान शब्द का अर्थ है वही अर्थ जो है वो साइंस का भी है। बस याद रखना इनका जो ओरिजिन जो हुआ है, या इनका जो रूट जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। विज्ञान की अगर मैं बात करता हूँ तो विज्ञान शब्द जो है वो लिया गया है हमारे संस्कृत लैंग्वेज से, जबकि जो साइंस लिया गया है वो लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। और याद रखना साइंस में
अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे हम बायोलॉजी हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसके जो मैक्सिमम जो वर्ड हैं वो या तो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं या लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो साइंस जो है वो ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होती है टू नो। टू नो मतलब जानना। तो ये साइंस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अगर मैं अभी और इसमें आगे बढ़ता हूँ और मैं बात करता हूँ आपकी जो फर्स्ट जो आपका चैप्टर है या फर्स्ट आपकी जो ब्रांच होगी साइंस में, वो ब्रांच है बायोलॉजी। तो अगर मैं बायोलॉजी से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ आपको, तो बायोलॉजी में भी पहले आपको बायोलॉजी के बारे में जानना है। जैसे साइंस के बारे में आपको बताया है, वैसे ही मैं कुछ बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, मैं कोई यहाँ पे अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है कि जहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। मैं सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी आपको। उसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अब मैं जो बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ से भी कभी कभी किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो है ये भी बेसिकली ली गई है हमारे ग्रीक लैंग्वेज से, ये भी ली गई है ग्रीक भाषा से। और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। यहाँ जो बायोस है, बायोस का मीनिंग होती है लाइफ, जीवन। और यहाँ पे जो लोगोस है इसका मीनिंग होती है स्टडी। स्टडी मतलब होता है अध्ययन। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जीवन से संबंधित, जैसे कि आपको जीवन से संबंधित चीज़ें, आपकी सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होना, जो अनवांटेड जो मटेरियल्स बॉडी में बन जाते हैं उनका एक्सक्रेशन होना, बोन्स में कैल्शियम का होना, डिजीज़ का दूर होना, विटामिन्स वगैरह का, न्यूट्रिशंस का आपको प्रॉपर मात्रा में लेना। तो ये जो चीज़ें हैं आपके बॉडी में, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो उसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी। तो जो बायोलॉजी है वो बेसिकली ली गई है ग्रीक लैंग्वेज से, और वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है बायोस, सेकंड है लोगोस। बायोस मीनिंग होती है लाइफ और लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी। तो जीवन का अध्ययन जो है वो कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं कि बायोलॉजी के आपसे पूछ लेता है फादर के बारे में, जो बायोलॉजी के फादर हैं, फादर मतलब जनक। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं, बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं अरस्तु। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बायोलॉजी के फादर पूछते हैं तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, यानी अरिस्टोट्स कहा जाता है, बट हिंदी में अरस्तु प्रोनाउंसिएशन से बोला जाता है। तो जीव विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान में अगर हम आगे पढ़ते हैं, जीव विज्ञान जो है इसकी मेनली 2 ब्रांच हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, 2 मेन शाखाएं हैं इसकी। पहली जो शाखा है, अगर हम बात करते हैं इसकी 2 ब्रांचेज की, 2 शाखाओं की, तो इसकी जो 2 ब्रांचेज हैं, इसकी दो शाखाएं हैं। 2 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कुल 2 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है, इसकी पहली शाखा जो है, इसकी जो फर्स्ट शाखा है 2 में से पहली, वो है जूलॉजी। मेनली 2 ब्रांचेज। फर्स्ट है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी और बॉटनी,
केवल एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है तो उसके लिए आपको जूलॉजी पढ़नी होगी। और प्लांट्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है, वेजिटेशंस, वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है तो बॉटनी पढ़नी होती है। जो जूलॉजी है, जो प्राणी विज्ञान है, इसके भी आपसे फादर पूछ लेता है और इसके भी फादर जो हैं, इसके भी जो जनक हैं वो भी आपको बताने हैं अरस्तु। अरस्तु जूलॉजी के भी जनक अरस्तु हैं, ध्यान रखना। जूलॉजी के भी, बायोलॉजी के भी और जूलॉजी के भी, दोनों के फादर सेम है, अरस्तु ही अरस्तु इनको हम कहते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिक ऑफ एनिमल्स, और उस हिस्टोरिक ऑफ एनिमल्स में इन्होंने एनिमल्स की 500 प्रजातियों, 500 स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कह देते हैं। और बॉटनी जो है, वनस्पति विज्ञान जो है, अगर इनके फादर की बात करते हैं, इनके जनक की बात करते हैं तो इनके फादर या इनके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि कौन सी बुक लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी याद रखना हिस्टोरिका ऑफ एनिमल्स वो लिखी थी अरस्तु ने, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम ये बुक लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने। इन्होंने भी लगभग 500 प्रजातियों के बारे में, वनस्पतियों की 500 प्रजाति के बारे में हमको बताया था। नेक्स्ट क्रम में एक बात और आपको यहाँ बता देते हैं, जब इतना कुछ चल रहा है तो एक क्वेश्चन आता है कि जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था। अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अभी आपको एक बात तो बताई है कि जो बायोलॉजी है उसके फादर तो हैं अरस्तु, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति ने, कोई ना कोई इंसान ने बायोस और लोगोस को लेकर बायोलॉजी वर्ड बनाया होगा। यह शब्द हमको किसी ने ना किसी ने दिया ही होगा। जिस इंसान ने हमको ये बायोलॉजी वर्ड दिया था, अगर आपसे क्वेश्चन करें बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय, बायोलॉजी शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द दिया, तो आपको यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम आपने बहुत बार सुना होगा, पहला नाम है लैमार्क। पहला नाम है लैमार्क और दूसरा नाम है ट्रेवीरेनस। ट्रेवीरेनस, दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बायोलॉजी के फादर क्वेश्चन करता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु। बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं, फर्स्ट ब्रांच है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी। जूलॉजी के फादर कौन है अरस्तु, बॉटनी कौन है थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, दोनों क्वेश्चंस को आपको डिफरेंशिएट करना है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु गिवन द वर्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक कौन है अरस्तु। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, नंबर फर्स्ट लैमार्क और नंबर दूसरा ट्रेवीरेनस। ये आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे कराया है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको, वो है न्यूट्रिशन को लेके, पोषण को लेके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। जो मानव के अंदर जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, वो किस किस तरह से होता है, कौन कौन से पदार्थों का होता है, वो पदार्थ हमें किस किस प्रकार के में, किस किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और उनका डाइजेशन कहाँ होता है, कौन करता है और किसके फॉर्म में हो जाता है। तो ये सब कुछ हम पहला चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी का होगा उसमें हम आपको समझाएंगे। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन, पोषण उसका नाम है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी ब्रांच, आपकी जो सब्जेक्ट जो है आपका न्यूट्रिशन को लेके, पोषण को लेके। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, वो चैप्टर है न्यूट्रिशन का, पोषण का। जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है,
ये सारे के सारे जो डायग्राम में जो भी वर्ड हैं या जो भी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने से पहले, मतलब इस डायग्राम को जानने से पहले भी हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बता देते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर हम डाइजेशन को रोककर अगर हम पहले इस वर्ड को समझते हैं, न्यूट्रिशन को समझते हैं, तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपको समझने की चीज़ है। न्यूट्रिशन को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा और वो शब्द है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फर्स्ट जो वर्ड है, आपको न्यूट्रिशन को समझने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म वो रासायनिक अभिक्रिया है, ये वो केमिकल रिएक्शन है, ये वो रासायनिक अभिक्रिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, तीन शब्द लिखे मैंने। पहला लिखा है मैंने कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिखा है मैंने वसा और तीसरा मैंने लिखा है प्रोटीन। तीन शब्द लिखे मैंने, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हम एक शब्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? तो आपको बताना है कि उपापचयी क्रियाएं ये वह रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए, जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान आपके बॉडी में जाती है ऑक्सीजन गैस। तो आपने कभी सोचा कि ऑक्सीजन गैस की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के दौरान जब आप गेहूं की रोटियां, बाजरे की रोटियां, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ खा रहे हो, नॉनवेज आप खा रहे हो, तो उन सभी पदार्थों में बॉडी को जाएगा कार्बोहाइड्रेट, बॉडी में जाएगी फैट, बॉडी में जाएगी प्रोटीन। ये तीनों पदार्थ जाएंगे और इनसे आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना। ऊर्जा ने इनसे तब मिलेगी जब आप इस कार्बोहाइड्रेट को बदल दोगे ग्लूकोज में, जब आप इस वसा को बदल दोगे वसीय अम्लों में, फैटी एसिड्स में, और जब इस प्रोटीन को बदल दोगे एमिनो एसिड्स में, एमिनो अम्लों में। तो ये बदलेंगे कैसे? इन्हें बदलने के लिए आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस, और इसलिए ही आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी में जाएगी और उनसे क्रिया करेगी। कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करेगी, फैट से क्रिया करेगी और प्रोटीन से क्रिया करेगी, और इनसे क्रिया करने के बाद आपकी बॉडी को मिलती है एनर्जी। वो बात की बात है, अभी बताऊंगा, बस अब आने वाले हैं वो। लेकिन मैं इस शब्द का मतलब समझा रहा था आपको, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। तो आपको बताना, मेटाबॉलिज्म इज दैट केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स बिकम ऑक्सीडाइज्ड। उपापचयी क्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि मेटाबॉलिज्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है इस तरह की कि मेटाबॉलिज्म, पहले मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में लिख दूंगा। मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन in which carbohydrate, fats and proteins oxidized। मेटाबॉलिज्म वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो बात आई समझ में। अगर आपने खाना खाया और खाने के बाद जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इंटर करेंगे और इनसे क्रिया करेगी ऑक्सीजन और उसके बाद आपको मिलेगी एनर्जी, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है और यही मेटाबॉलिज्म हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाएगा। मतलब आप सिंपली बोल सकते थे कि द प्रोसेस बाय विच बॉडी गेन एनर्जी फ्रॉम द मटेरियल्स, वह क्रिया जिसके दौरान या वह प्रोसेस जिसके दौरान हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। पर न्यूट्रिशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको मेटाबॉलिज्म याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि न्यूट्रिशन किस प्रकार की क्रिया है तो आपको बताना है मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रिया है। अब उपापचय क्रिया क्या होती है ये पूछ ली जाए तो बताना वह केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, यह अभिक्रिया हमारी कहलाती है मेटाबॉलिज्म, ये कहलाती है उपापचयी क्रियाएं। इसी सिलसिले में अगर हम बात करते हैं आगे तो वो क्या है देखिएगा आप। अभी मैंने आपको जो बात बताई है आपको, वो देखिएगा आप। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म बता रहा था मैं आपको। तो जो मेटाबॉलिज्म है इसको भी ध्यान सुनना। जो मेटाबॉलिज्म है ये भी दो टाइप का होता है। देखिए हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। जो मेटाबॉलिज्म है ये कितने प्रकार का होता है, तो आपने बताया कि ये होता है दो प्रकार का। जो मेटाबॉलिज्म है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो जो दो प्रकार का है उसमें पहला शब्द है कैटाबॉलिक। जो शब्द है पहला वो है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक हिंदी में भी आपको यही नाम याद रखना है, ध्यान रखना, कैटाबॉलिक ही याद रखना है। कैटाबॉलिक को हिंदी में क्या कहते हैं ये इसकी डेफिनेशन से समझ में आता है, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। और दूसरा शब्द है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का है, पहला है कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है कि इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो बड़े बड़े अणु होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, वो जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फूड में, मतलब कि सरल खाद्य पदार्थों में। इसका क्या मतलब हुआ, जटिल खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ऊर्जा नहीं मिलती, तोड़ना पड़ेगा। फैट जटिल है, तोड़नी पड़ेगी। प्रोटीन्स तोड़नी पड़ेगी। तो जब कॉम्प्लेक्स जो फूड हैं या कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उन्हें स्मॉल स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको पचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा पचाना, मतलब उन्हें इस फॉर्म में बदल देना कि जिससे आपको ऊर्जा मिल जाए। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स फूड को, आप जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस है कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक का मतलब समझ में आया, जटिल खाद्य पदार्थों का, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जटिल कौन कौन से, स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, सेलुलोज हुआ, लैक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, ये सब क्या है, माल्टोज हुआ, ये सब क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ।
और इन्हें को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में। इसका मतलब कैटाबॉलिक हो चुका है कार्बोहाइड्रेट का। फैट का फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, एक तो बनता है वर्षीय अम्ल, एक बनता है ग्लिसरॉल। ऐसे ही तीसरा कौन सा है, प्रोटीन्स, प्रोटीन का एमिनो अम्लों में बदलना। ये सब मैं अभी आपको करवाऊंगा, बस आने वाला है, सब लिखवाऊंगा मैं अभी आपको। तो इस तरह का अगर चीज़ें हो रही हैं बॉडी में जाकर, तो ये प्रोसेस हो रही है कैटाबॉलिक की। ठीक है, तो कैटाबॉलिक आपको समझ में आ गई है। तो कैटाबॉलिक का मतलब है कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो रही है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, और जो आपका प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो रहा है एमिनो एसिड्स में। तो इसका मतलब कैटाबॉलिक हो चुका है। कैटाबॉलिक जब होता है तो उसके बाद बॉडी में होता है एनाबॉलिक भी। जब कैटाबॉलिक हो जाता है, जब खाना पच जाता है, तो उसके बाद एनाबॉलिक भी होता है। अब एनाबॉलिक क्या है ये समझिएगा, एनाबॉलिक किसे कहते हैं। तो देखिए एनाबॉलिक को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिएगा एनाबॉलिक क्या है। सपोज करो कि आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। आपके बॉडी को सपोज करो रिक्वायर्ड है 100 ग्राम ग्लूकोज की, और आपने इतना खाना खाया कि कार्बोहाइड्रेट गई थी बॉडी में 500 ग्राम की। इसका मतलब कितना ग्लूकोज बन चुका है, 500 ग्राम। ये तो है टोटल ग्लूकोज। समझने की कोशिश कीजिएगा, बॉडी में टोटल ग्लूकोज गया कितना, 500 ग्राम। जो कार्बोहाइड्रेट गई उसने बॉडी में जाकर 500 ग्राम का ग्लूकोज बना के हमको दिया, और बॉडी को रिक्वायरमेंट है कितने ग्राम की, 100 ग्राम की, 100 ग्राम की। एक्स्ट्रा कितना हो गया, 400 ग्राम। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये बेकार नहीं है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है। वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिक्वायरमेंट होगी, वो तब देखा जाएगा। फिलहाल तो मेरी बॉडी को कितने ग्राम की रिक्वायरमेंट है, 100 ग्राम की। एक्स्ट्रा कितना है, 400 ग्राम। तो इस 400 ग्राम जो आपका ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज वापिस से आपका कन्वर्ट हो जाएगा जटिल खाद्य पदार्थों में, जो स्टोर हो चुका है, बाद में काम आएगा, बाद में से तोड़ा जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा है उसे वापस से कन्वर्ट किया जा रहा है उसको कॉम्प्लेक्स फूड में। जो आपके एक्स्ट्रा जो सिंपल फूड बन चुका है, वो एक्स्ट्रा सिंपल फूड वापस से कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड में। ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, जटिल है ग्लाइकोजन में। आपने कभी इंसुलिन हार्मोन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, सब आएगा, सब कुछ आएगा। तो अगर हम बात करें कि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बना है और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिक, एनाबॉलिक कहलाएगी। ऐसे ही सुनना ध्यान से, आपकी जो प्रोटीन है, आपकी जो प्रोटीन है वो बॉडी में जाकर बदलती है एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्लों में। जितना एमिनो अम्ल की बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे तो ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एमिनो अम्ल है, एक्स्ट्रा एमिनो अम्ल जितना चाहिए वो तो उससे तो हमें ऊर्जा मिल रही है अभी, पर जो एक्स्ट्रा उसका क्या करें, वो एक्स्ट्रा जो एमिनो अम्ल है वो फिर वापिस से कॉम्प्लेक्स फूड में बनेगा, बदलेगा। ये एमिनो एसिड वापिस से क्या बनता है, प्रोटीन में बदलेगा। और प्रोटीन क्या बनाती है, सेल्स। प्रोटीन क्या बनाती है, बॉडी के ऑर्गेन्स बनाती है, सेल्स बनाती है, कोशिकाएं बनाती हैं। कुछ एमिनो एसिड बदल जाता है अमोनिया में, जहरीला पदार्थ है। लीवर उस अमोनिया को बदलता है यूरिया में, और यूरिया वापिस से आपका आएगा गुर्दे में, किडनी में, और किडनी से मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये यूरिया बना कैसे, अमोनिया बना कैसा, ये कहीं ना कहीं से बन तो रहे ना। तो ये कैसे बन रहे हैं कि पहले प्रोटीन गया बॉडी में, टूट एमिनो अम्ल में कैटाबॉलिक हो गई है। अब एक्स्ट्रा जो एमिनो अम्ल है वो वापस से अमोनिया में बदल रहा है, वो वापस से प्रोटीन में बदल रहा है, वो वापस और रूप में बदल रहा है, वो वापस से जुड़ रहे हैं। जुड़ने की प्रक्रिया
मतलब टूटने की प्रक्रिया कहलाती है कैटाबॉलिक और वापस से जुड़ने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है एनाबॉलिक। ये दोनों ही प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती हैं, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। एनाबॉलिक की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम कैटाबॉलिक की ही बात करेंगे, क्योंकि पाचन कर रहे हैं हम, डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन में सिर्फ क्या आता है, टूटना, सिंपल फॉर्म में टूटना। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, वर्षीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स एमिनो अम्लों में अगर बदलता है तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कैटाबॉलिक, जो डाइजेशन के अंदर होता है, जो पाचन में होता है। हमें वही पढ़ना है, ये बाद में जब आएंगे तब पढ़ेंगे अभी आपको। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, वो दो टाइप का है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको यहाँ पे, तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। तो हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं कैटाबॉलिक का, तो कैटाबॉलिक का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में बदलना। मतलब जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसका सरल खाद्य पदार्थों में बदलना। जबकि जो एनाबॉलिक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो सिंपल फूड बना है, जो सरल खाद्य पदार्थ बना हुआ है, उस सरल खाद्य पदार्थ का वापस से कॉम्प्लेक्स फूड में बदल जाना, कॉम्प्लेक्स फूड में बदल जाना, जटिल खाद्य पदार्थों में बदल जाना, ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी एनाबॉलिक। तो दो शब्द याद रखना है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। अगर इनमें भी पूछे कि मेटाबॉलिज्म के किस ब्रांच में, किस पार्ट में पाचन की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म के किस पार्ट में, दो पार्ट हो गए, इनमें से किस पार्ट में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो आप बताना कैटाबॉलिक में, कैटाबॉलिक के अंदर होती है, पाचन की क्रिया यहाँ पे होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, अभी मैं सिर्फ पोषण की बात करूँ, पाचन अभी आएगा, डाइजेशन अभी आएगा। तो अगर मैं अभी सी बात में को मैं वापस से दोहराऊँ आप लोगों के लिए, तो वो बात ऐसे बनती है कुछ, देखिएगा भाई, हाँ जी, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अभी एक और यहाँ पे एक शब्द आएगा, एक वर्ड और मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, वो शब्द है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग होता है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषण में अगर आप कुछ पदार्थों का यूज कर रहे हो जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, न्यूट्रिशन इज इफ वी यूज सम मटेरियल्स देन दीज मटेरियल्स इज नॉन एज न्यूट्रिएंट्स। पोषण में अगर हम उन पदार्थों का उपयोग करें जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं पोषक तत्व। द मटेरियल्स which use in nutrition and by which we gain energy is known as nutrients। वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पोषक तत्वों को भी हमने दो भागों में बांटा है। पोषक तत्व में पहला जो पार्ट है वो कहलाते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है गुरु पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स। माइनर न्यूट्रिएंट्स इन्हें हम कहते हैं लघु पोषक तत्व। जो गुरु पोषक तत्व हैं ये तीन टाइप के हैं।
पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे हैं फैट्स, तीसरे हैं प्रोटीन्स, जबकि जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी 3 टाइप के हैं। पहले हैं विटामिन्स, मीन्स विटामिन। सेकंड है वाटर मीन्स जल। और थर्ड हैं मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो खनिज तत्व जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCl वगैरह जो भी बॉडी के अंदर जाते हैं कंपाउंड्स के रूप में या एलिमेंट्स के रूप में, तत्वों के रूप में, वो सब मिनरल्स में काउंट किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो 2 टाइप के हैं। पहला है मेजर, दूसरे हैं माइनर। मेजर मतलब लघु पोषक तत्व जो 3 टाइप के हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरी है प्रोटीन। जो लघु पोषक तत्व हैं ये हैं 3 टाइप के। ये भी फर्स्ट है विटामिन, दूसरा कौन सा है वाटर जल, और तीसरा कौन सा है मिनरल्स खनिज लवण है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आखिरकार क्यों कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं गुरु पोषक तत्व, इनमें हमने इन तीनों को ही रखा है। क्या रीजन है कि जो गुरु पोषक तत्व होते हैं उनमें हमने कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को रखा है, किसी और तत्व को नहीं रखा है। क्या रीज़न रह सकता है इसके पीछे? क्या इसके पीछे वजह रही होगी? ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इन बातों के बारे में आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है इनके बारे में जानना। तो बात यह है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे आपकी बॉडी को मिलती है एनर्जी, इनसे आपकी बॉडी को मिलती है एनर्जी। द न्यूट्रिएंट्स बाय विच बॉडी गेन एनर्जी, वे पोषक तत्व जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा मिलती है कम मिलती है डजेंट मैटर, पर मिलती ज़रूर है। ऐसे तत्वों को, ऐसे पोषक तत्वों को हम कहते हैं गुरु पोषक तत्व, जो 3 टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी हमें किन किन पदार्थों से प्राप्त होती है, तो आपको नाम बताने 3। पहला नाम है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा और तीसरी है प्रोटीन। ध्यान रखना, इसके अलावा और किसी पदार्थ से एनर्जी नहीं मिलेगी। और माइनर न्यूट्रिएंट्स लघु पोषक तत्व में है 3 पदार्थ, विटामिन है, जल है और खनिज लवण है। तो माइनर न्यूट्रिएंट्स मतलब इन्हें माइनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनना ध्यान से, क्योंकि इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती है, बट ये हेल्पफुल होते हैं, ये सहायक होते हैं, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, मतलब कि इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती है लेकिन ये ऊर्जा प्रदान कराने में सहायक होते हैं। तो नोट कर लेना, मेजर का मतलब होता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है वे पोषक तत्व जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। द न्यूट्रिएंट्स बाय विच बॉडी गेन एनर्जी, दैट्स कॉल्ड मेजर न्यूट्रिएंट्स। और माइनर का मतलब वे पोषक तत्व जिनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती लेकिन जो ऊर्जा प्रदान कराने में सहायक होते हैं। Those nutrients by which energy can't gain energy but they are helpful in providing energy, जिनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती लेकिन ऊर्जा प्रदान कराने में सहायक होते हैं, वो कहलाते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स। विटामिन लेने से, पानी पीने से और खनिज लवण लेने से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा अगर आपको लेनी है तो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा होना आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपने एक बात बताई कि इन पदार्थों से आपको मिलती है ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से। अगर मैं बात करता हूं कि इन पदार्थों से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा किकर मिलती कितनी है, ये भी तो बात बनी ना। क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ना, और ये क्वेश्चन आता भी है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है वो कि जो पदार्थ हैं आपके जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, उनसे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको,
तो अगर मैं पहले बात करता हूँ आपके ग्राम में बात कर रहा हूँ, मैं याद रखना क्वांटिटी जो मैं ले रहा हूँ वो ग्राम में ले रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा की मात्रा होती है। 1 ग्राम फैट में, जो मैंने यहाँ लिखा है 1 ग्राम फैट जो लिखी है मैंने, आपको दिखाई दे रही होगी, 1 ग्राम वसा में कुल कितनी ऊर्जा की मात्रा मौजूद होती है। तो आपको बताना है कि मिलती कितनी है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, देते कितने वो नहीं बता रहा मैं, तो अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनमें मात्रा कितनी होती है एनर्जी की। तो 1 ग्राम फैट में लगभग ऊर्जा होती है 9.3 किलो कैलोरी। याद रखना यहाँ पे जो कैलोरी है वो एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना। ये आपने ये सुना होगा कि 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, या 4.18, जैसे ऑलमोस्ट 4.2 कहते हैं, इतना जूल होता है ना। तो 1 ग्राम वसा में मौजूद ऊर्जा की मात्रा कितनी, तो इसके लिए आपने बताया है 9.3 किलो कैलोरी। यहाँ पे किलो को काउंट करना मत भूल जाना, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, कैलोरी में बताना था। ऑप्शन थे आपके हमारे लिए 9.3 कैलोरी, ऑप्शन थे हमारे लिए 930 कैलोरी, ऑप्शन था 93,000 कैलोरी, और ऑप्शन था 9,300 कैलोरी। इसका जो सही आंसर था वो ये कि नहीं था, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर सही है 9,300 कैलोरी। याद रखना है, अगर इसको इससे कंपेयर करोगे आप तो आपको पाओगे कि जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए था 9.3 कैलोरी, 9.3 कैलोरी, बिल्कुल कैलोरी कैलोरी, क्वेश्चन मार्क की जगह 9.3 कैलोरी। अच्छा 9.3 किलो, तो 9.3 किलो को कन्वर्ट करना है तो 1000, तो 9.3 इंटू 1000 कितना जाएगा 9300, 9300 कैलोरी। तो यहाँ पे किलो को आपको इग्नोर नहीं करना है, किलो को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर ये याद रखना क्वेश्चन आया हुआ, ये एसएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे और बात करूँ आपकी, तो वो बात यह है कि फैट से अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इसमें एनर्जी होती है ऑलमोस्ट 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन, और 1 ग्राम प्रोटीन में ऊर्जा होती है लगभग 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। ये यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किस किस पदार्थ में कितने मात्रा में ऊर्जा की मात्रा मौजूद होती है, तो वो आपने यहाँ पे बता दिया है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डाइजेशन नहीं करवा रहा हूँ अभी, सिर्फ पोषण में जो क्रिया हैं, पोषण में जो जो चीज़ें आपके काम आएंगी, जो पाचन में जो जो काम आएगा, अभी उनके बारे में ही हम आपको बता रहे हैं। अभी सिर्फ पाचन अभी स्टार्ट होगा, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ और, इसके अलावा ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, इनको आपको भूलना नहीं है किस किस मात्रा में मौजूद होती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बताया था कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब है टूटना, एनाबॉलिक का मतलब है जुड़ना। कैटाबॉलिक का जो काम हमारी बॉडी में होता है, कैटाबॉलिक का जो काम हमारी बॉडी में होता है, वो काम हमारी बॉडी में करते हैं एंजाइम्स।
मतलब पाचन की जो क्रिया हमारी बॉडी में होती है, उस पाचन की क्रिया को हमारी बॉडी में करते हैं एंजाइम्स। तो पाचन में जो जो शब्द काम आने वाले हैं, मैं आपको उन सभी शब्दों के बारे में अभी बताया जा रहा हूँ। तो अभी जो शब्द काम आएगा आपके डाइजेशन में, वो ये शब्द भी काम आएगा, एंजाइम्स भी काम आता है। और याद रखना पूरा डाइजेशन इसी ही चीज़ पे, इसी एंजाइम के नाम पर टिका हुआ है। कौन कौन से एंजाइम है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंजाइम्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम जो हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन, याद रखिएगा। मोस्टली एंजाइम जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटीन से बने होते हैं, सारे के सारे। तो अभी जो मैंने बोला ना एनाबॉलिक, जब आपके बॉडी में जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में टूटेगा, वो तो कैटाबॉलिक में आ जाएगा। वो जो कैटाबॉलिक में जो एमिनो अम्ल बना, वो एमिनो अम्ल जो एक्स्ट्रा बना वो वापस से प्रोटीन में बदलेगा ना। और वो जो प्रोटीन में बदलेगा तो उसमें कुछ प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या बना देते हैं, एंजाइम्स बना देते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एक बात और ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, इस लाइन का मतलब आप समझना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट all proteins are not enzymes। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। ये आपका क्वेश्चन बनता है ट्रू और फॉल्स का, कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सभी प्रोटीन्स एंजाइम हैं, नहीं है, गलत है। आपके बॉडी में 20,000 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, 20,000 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, जबकि एंजाइम्स तो 30 एक एंजाइम है मुश्किल से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, 100% सही, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो कुछ प्रोटीन बॉडी में क्या बना देते हैं, एंजाइम्स बना देते हैं। तो इस लाइन का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर जाकर, ये प्रोटीन्स आपके बॉडी के अंदर जाकर ये जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी में जाते हैं अंदर, उसमें टूटते हैं एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल में टूट कर क्या बनते हैं, वापस से प्रोटीन बना देते हैं आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं, इन्हीं के ही माध्यम से, इनकी ही वजह से आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा, 5 से 6 घंटे में जो पाचन हो रहा है बॉडी के अंदर, जो भी आप खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज का पाचन होता है 10 से 12 घंटे में, जबकि वेज जो आप खाते हो उसका पाचन हो जाता है 5 से 6 घंटे में। ये जो प्रोसेस इतना फास्ट हो रही है कि आप कुछ भी खाओ, कितना भी खाइएगा, लेकिन पाचन 5 से 6 घंटे में हो ही जाना है। तो ये कार्य किया किसने था, एंजाइम्स ने। तो आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है या जो कैटाबॉलिक है, जो भी कुछ क्रिया हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन तो है, वो रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। और इस रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड को बढ़ा रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया की जो स्पीड को जिसने बढ़ा दिया है, वो कौन है, एंजाइम्स। और जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेंज कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसलिए जो एंजाइम्स होते हैं, तीसरी पॉइंट लिख रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, एंजाइम्स में तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एंजाइम्स
थर्ड पॉइंट है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि कौन सा पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाता है। विच मटेरियल विच कंपाउंड नॉन एज बायो कैटलिस्ट। कौन सा पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाता है। तो कौन सा पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाता है, आपको बताना एंजाइम कहलाते हैं। और एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, एंजाइम के फंक्शन क्या है, एंजाइम्स के कार्य क्या है। तो एंजाइम से काम है कि कॉम्प्लेक्स फूड को, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि ये जो आपके बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड गया है, हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड जाता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो सिंपल फूड में बदलता है, सिंपल फूड में जो बदलता है मतलब कि जो कैटाबॉलिक की प्रक्रिया हो रही है, उस कैटाबॉलिक की प्रक्रिया को कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा था वो कार्य कौन कर रहा है, वो कार्य कर रहे हैं एंजाइम्स। याद रखिएगा, हार्मोन्स बॉडी के अंदर वो कुछ काम करते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। बट अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के जो दो प्रोसेस थे, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, उसमें जो कैटाबॉलिक था जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट हो रहा था, वो कार्य कौन करेंगे, एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम करते हैं ये एंजाइम। ये क्या काम करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में गया है, जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में गया है उस कार्बोहाइड्रेट को ये बदल देते हैं ग्लूकोज में। अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं वो जब पाचन आएगा तब बताएंगे। जैसे आपके मुंह में पाई जाती है लार में टाइलिन एंजाइम, इसके बाद आपके जो अग्नाशय ग्रह से पैनक्रियाटिक जूस उसमें पाया जाता है आपका एमाइलेज, इसके अलावा लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, कई एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट में होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको उनको पचाने का कार्य करते हैं। और याद रखना, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है उसको एट लास्ट, उसको सबसे अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर ही पाचन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। दूसरे होते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को, जो प्रोटीन बॉडी में होती है उस प्रोटीन को बदल देते हैं वो एमिनो एसिड में, वो बदल देते हैं उसको अमीनो अम्लों में बदल देते हैं, उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो प्रोटीन्स है उसको एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब प्रोटीन का डाइजेशन करने में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे आपके स्टोमक में, आमाशय में पेप्सिन है, रेनिन है। इसके बाद आपके बॉडी में जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय ग्रह की बात कर रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार के एंजाइम्स मौजूद हैं जिसमें है ट्रिप्सिन। उसके बाद आपके जो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हो आप, तो वहाँ पे होता है एक इरिप्सिन। तो कई प्रकार के आपके जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, और प्रोटीन्स का पाचन हम तभी मानेंगे जब प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी एमिनो अम्लों में। और तीसरा है फैट, तीसरी है वसा। और ये जो वसा है ये कन्वर्ट होती है नंबर 1 फैटी एसिड में, वर्षीय अम्ल में, प्लस सेकंड बनता है यहाँ पे ग्लिसरॉल। याद रखिए, जो ग्लिसरॉल है वो एक प्रकार का एल्कोहल है। जो ग्लिसरॉल है ये एल्कोहल होती है, एल्कोहल है ये। अगर आपको खाने के बाद कुछ नशा सा आता है वो इसी ग्लिसरॉल की वजह से पैदा होता है, एक एल्कोहल बनता है बॉडी के अंदर। तो ये एंजाइम्स के काम है। मैंने सिर्फ ये बताया कि जो कैटाबॉलिक का काम करते हैं बॉडी में वो एंजाइम्स करते हैं, और एंजाइम्स ही हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इनको ही जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, बट सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स के नहीं बने होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा होती है 9.3 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4.2 किलो कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में होती है लगभग 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है उसे जो कंटेन करता है उसे करता है फैट। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? वसा में। सर्वाधिक ऊर्जा होती है फैट में, वसा में होती है। लेकिन एक बात आपको बताएं कि चाहे वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, लेकिन आपकी बॉडी को वसा उतनी एनर्जी नहीं देती जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक बात हो गई कि दो इंसान हैं, पहले के पास हैं 1 लाख रुपए और दूसरे के पास है केवल 10,000 रुपये। इनसे आपने पैसा मांगा और इसने पैसा नहीं दिया, पहले इंसान ने आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया, और दूसरे से आपने पैसा मांगा, उसने पूरे के पूरे पैसे आपको दे दिए। तो जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा किसके पास था? पहले इंसान के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा मिला किससे आपको? दूसरे इंसान किससे मिले आपको? वही खेल यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में तो है, 9.3 किलो कैलोरी है, बट वो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं देता हमको, वो लगभग 3 या 2.5 या 2.6 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम फैट, जबकि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में, और वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा ही देती है, कंप्लीट दे देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडेड बाय, सर्वाधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, है किसके पास? वसा के पास। देता कौन है सबसे ज़्यादा ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा। आपने खाया पिया और तुरंत आपको ऊर्जा मिल गई है, तो आपकी बॉडी को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी, हमारी बॉडी को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जो प्लेयर वगैरह होते हैं वो जूस वगैरह पीते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, क्योंकि उनके अंदर होती है कार्बोहाइड्रेट और उससे हमें मिलती है तुरंत ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है तुरंत ऊर्जा। इसके अलावा एक बात और बताएं आपको, नंबर 4 जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, एनर्जी स्टोर इन बॉडी। शरीर में ऊर्जा का संग्रह, शरीर में ऊर्जा का संग्रह। तो शरीर में ऊर्जा का संग्रह करती है, तो इसका आंसर आपको देना है फैट। आपके शरीर में ऊर्जा का संग्रह किसके फॉर्म में होता है? फैट के फॉर्म में। जो बनता है कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो फैट इकट्ठी होती रहती है, मोटापा बढ़ता है, वो फैट के रूप में इकट्ठा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कह देते हैं इसको इकट्ठा होने के बाद। और 5वीं बात है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी में, आपके बॉडी का जो ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी चौड़ाई बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, हाथ वगैरह बढ़ते हैं, बचपन से बड़े होंगे ना ये चीज़ें। तो ये जो ग्रोथ हो रही है बॉडी की, इस बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स। तो ये जो मैंने 5 फैक्ट भी बताए आपको, तो इनको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो मैंने 5 फैक्ट बताए आपको, पहला फैक्ट बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस पदार्थ में होती है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस पदार्थ में होती है? फैट में। दूसरा बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट से। तुरंत ऊर्जा बॉडी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। एनर्जी का स्टोरेज कौन करता है बॉडी में? फैट करती है। और हमारी बॉडी की ग्रोथ कौन करती है? आपको बताना, प्रोटीन्स करते हैं, प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर था वो आज हम यहीं पे एंड कर देंगे, इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आपको हम पहले ये बताएंगे कि पोषण कितने चरणों में कंप्लीट होता है,
कुल 5 स्टेज होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे। और उन्हीं 5 स्टेज में एक स्टेज आता है डाइजेशन का, फिर वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन में भी हम पहले आपको उन ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे जिन ऑर्गन्स के माध्यम से, जिन ऑर्गन से होकर पाचन होता है, या जो ऑर्गन्स पाचन में भाग लेते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स पाचन में भाग लेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि पाचन हो किस तरह से रहा है और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है हमारी बायोलॉजी की, और आप सब इस क्लास को आप एंजॉय करोगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे काफ़ी अच्छे ढंग से। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी बनती हो मुझसे कमेंट करें, मुझसे पूछें, और उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।